गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग कक्षा 10 गणित की प्रश्नावली 1.2 का अध्ययन करेंगे। प्रश्नावली 1.2 का अध्ययन करने के पहले हमें अंकगणित की आधारभूत प्रमेय के विषय में अध्ययन करना है कि यह अंकगणित की आधारभूत प्रमेय क्या है। ठीक है बच्चों, तो अंकगणित की आधारभूत प्रमेय की जो है परिभाषा आप लोग हेडिंग डाल लीजिए और इसका परिभाषा लिखिए कि प्रत्येक भाज्य संख्याओं को अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। अभाज्य गुणनखंड का गुणनफल अद्वितीय होता है। यह इसकी परिभाषा है बच्चों अंकगणित की आधारभूत प्रमेय की। जैसे आपको कहा गया कि अंकगणित की आधारभूत प्रमेय में हम आपको एक परिभाषा बताएं कि प्रत्येक भाज्य संख्याओं का क्या होता है, अभाज्य संख्याओं का गुणनखंड होता है। मान लीजिए कोई भी धन पूर्णांक है, मान लीजिए कोई भी धन पूर्णांक है बच्चों, मान लीजिए यह P एक धन पूर्णांक। तो जब P धन पूर्णांक है तो जो धन पूर्णांक है वह या तो क्या होगा बच्चों, या तो वह भाजक होगा, ठीक है, और या तो क्या होगा, अभाज्य होगा। या तो भाज्य होगा या तो अभाज्य होगा। दो ही संख्याएं हो सकती है बच्चों। जो आपका मान लीजिए P धन पूर्णांक है तो P या तो भाज्य होगा या अभाज्य होगा। ठीक है बच्चों, मान लीजिए P, यह जो आपका P है, ठीक है, नॉट बिलोंग टू 1। यदि जो यह धन पूर्णांक है उसका मान यदि 1 से अधिक है, 1 से अधिक है, तो यह मान लीजिए कि यह जो P है, ठीक है, यह भाज्य धन पूर्णांक है और यह 1 से अधिक है, तो इसका जो अभाज्य गुणनखंड होगा बच्चों, ठीक है, वह अभाज्य गुणनखंड होगा 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 19, 23, 8। ठीक है बच्चों, 11, 13, 19 एंड 23, 19 एंड 23। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम यहाँ समझते हैं कि जो प्रत्येक धन पूर्णांक, अभी आपको बताया कि प्रत्येक जो धन पूर्णांक होता है या तो वह भाज्य होता है या अभाज्य होता है। भाज्य का मतलब यह होता है कि जो संख्याएं कट जाती हैं, अभाज्य वह संख्याएं होती हैं जो केवल 1 या उसी संख्या से कटती है, अन्य किसी संख्या से नहीं कटती, वह संख्या अभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे देखिए यह सभी अभाज्य संख्याएं हैं, ठीक है, देख लीजिए, चाहे वह 23 हो, 23 क्या है, 23 1 से कटेगा और 23 से कटेगा और किसी संख्या से नहीं कटेगा। 19 या तो 1 से कटेगा या 19 से कटेगा, किसी संख्या से नहीं कटेगा। 13 भी क्या है, या तो 1 से कटेगा या 13 से कटेगा, अन्य किसी संख्या से नहीं कटेगा। तो इस तरह की जो भी संख्याएं होती हैं वह अभाज्य संख्या होती है और अभाज्य संख्या के अतिरिक्त जो संख्याएं हैं वह अभाज्य संख्याएं होती हैं। ठीक है, तो यह आपका धन पूर्णांक है। धन पूर्णांक का मान यदि 1 से अधिक है, ठीक है, तो उसकी जो अभाज्य संख्याएं हैं वह इस तरह की प्राप्त होती है। ठीक है बच्चों, चलिए एक चीज और हम ध्यान दें कि मान लीजिए जो भाज्य संख्या है, जो भाज्य संख्या है, मान लीजिए प्रत्येक धन पूर्णांक का आपने कहा कि एक भाज्य संख्या होता है, दूसरा अभाज्य संख्या होता है। यदि यह जो P है, ठीक है, P मान लीजिए यह भाज्य संख्या है, तो इस भाज्य संख्या का गुणनखंड होता है। भाज्य संख्या का क्या होता है, गुणनखंड होता है बच्चों। इस भाज्य संख्या का गुणनखंड होता है।
और जो गुणनखंड आया वह भी कोई भाज्य संख्या है, तो पुनः फिर इनका गुणनखंड होगा। इनका गुणनखंड बच्चों यह तब तक चलता रहेगा जब तक कि अभाज्य संख्या न आए। जब तक कि अभाज्य संख्या न आ जाए तब तक इस भाज्य संख्या का गुणनखंड होता रहेगा। जब यह अभाज्य संख्या आ जाएगा तो गुणनखंड रुक जाएगा, क्योंकि अभाज्य संख्या का कोई गुणनखंड नहीं होता है। क्योंकि अभी आपको बताए कि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, वह या तो 1 से कटेगा या उसी संख्या से कटेगा, अन्य किसी संख्या से नहीं कटता है। तो अभाज्य का कोई गुणनखंड नहीं होता। जब कोई भी अभाज्य संख्या आ जाता है तो वहीं पर वह प्रक्रिया रुक जाती है। ठीक है बच्चों, यह थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा, आगे हम लोग इसको विस्तार से अध्ययन करेंगे। चलिए बच्चों, मान लीजिए मैं एक संख्या ले रहा हूं 120। 120 एक संख्या ले रहे हैं, ठीक है। अब 120 को मान लीजिए 120 हमने लिया और 120 क्या है, 120 एक भाज्य संख्या है। अब हम उसकी परिभाषा को समझते हैं, जो अंकगणित की आधारभूत प्रमेय की आपने परिभाषा लिखा कि प्रत्येक भाज्य संख्याओं का क्या होता है, अभाज्य संख्या माने जो है गुणनखंड होता है, और जो वह गुणनखंड होता है वह क्या होता है, उसका गुणनफल अद्वितीय होता है। इसकी परिभाषा अभी आपने लिखा। तो यह किस तरह से होता है, ठीक है, इसी के विषय में हम लोग इस उदाहरण के द्वारा समझेंगे कि मान लीजिए जो है यह 120 क्या है, एक भाज्य संख्या है। तो अब जो है भाज्य संख्या को हम अभाज्य संख्या के गुणनखंड के रूप में लिख सकते हैं। तो कैसे लिख सकते हैं, इन्हीं को हम समझेंगे। तो यह 120 है, तो 120 को हम 2 से काटेंगे तो कितना आएगा बच्चों, यहां आएगा, आपका ध्यान रखिएगा, यह आएगा 2 छक 12 और ये लिखिएगा, ठीक है बच्चों। फिर इसको हम 2 से काटेंगे तो कितना आएगा, 2 3 6 30। फिर इसको हम काटेंगे तो कितना आएगा, 2 एकम 2, 1 बच्चा, 2 पच्चे 10 15। अब यह 15 बच्चों 2 से नहीं कटेगा, किससे कटेगा, 3 वाली संख्या से कटेगा, तो 3 पच्चे 15। ये बच्चों यहाँ जो संख्या आई, देखिए यह संख्या क्या आ गई, यह संख्या अभाज्य संख्या आ गई। जब अभाज्य संख्या आ जाती है तो अभाज्य संख्या क्या होता है, केवल उसी संख्या से कटती है या 1 से कटती है, अन्य किसी संख्या से नहीं कटती है, ठीक है। तो यह अभाज्य संख्या आ गया बच्चों 5, और यहाँ पर मैंने दिया है 2 3 5 7 9 11 13 19 23, यह क्या है, यह अभाज्य संख्या है। तो यह देखिए यह 5 आ गया, अर्थात हम यहीं पर इसको रोक दें। अब देखिए जो 120 था, ठीक है, 120 हमने आपसे कहा कि जो भाज्य संख्याएं होती हैं उन भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में लिख सकते हैं या व्यक्त कर सकते हैं। तो चलिए देखिए यह 120 क्या है, भाज्य संख्या है। तो देखिए अभाज्य गुणनखंड के रूप में अब हम लिखते हैं, यह जो संख्याएं आई इन संख्याओं को हम लिख लेते हैं, 2 2 2 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 और गुणे 5, ठीक है बच्चों। तो ये देखिए जो 120 क्या है, 120 आपकी भाज्य संख्याएं हैं, और 120 भाज्य संख्या को हमने क्या लिख दिया, अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख दिया, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 के रूप में मैंने लिख लिया, ठीक है। तो यह भाज्य संख्याओं का क्या हो गया, अभाज्य गुणनखंड हो गया। और आपने परिभाषा में एक शब्द और देखा था, अद्वितीय, आपने देखा था अद्वितीय शब्द। तो यह अद्वितीय शब्द क्या है बच्चों, यहां ध्यान देखिए, यह जो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 है, ठीक है, इसको चाहे आप आरोही क्रम में लिखिए चाहे अवरोही क्रम में लिखिए, किसी भी क्रम में लिखिए, या उसको बीच से उसके मानों को लिखिए, उसके मानों में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे यहाँ पर
इस तरह से लिखा गया है, तो हम इसको इस तरह से लिख दिए कि 5 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, इस तरह से लिख दें। या यहाँ बीच से शुरू कर दें, यहाँ से शुरू कर दें 3 गुणे 5 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। ठीक है, तो चाहे जिस क्रम में लिखा जाए बच्चों, चाहे वह आरोही क्रम में लिखा जाए चाहे अवरोही क्रम में लिखा जाए, इनके मानों में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, उनका मान वही आएगा। और इसी शब्द को हम क्या कहते हैं? अद्वितीय शब्द कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो यही आपका अंकगणित की आधारभूत प्रमेय की परिभाषा हुई कि कोई भी भाज्य संख्याएं हैं तो प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। यहाँ देखिए यह 120 भाज्य संख्या है, इसको हमने क्या लिखा? इसको हमने अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिख लिया। और यह अद्वितीय होता है, अर्थात इसको किसी भी क्रम में लिखें, चाहे यहाँ से शुरू करें, चाहे पीछे से शुरू करें, चाहे बीच से शुरू करें। कहने का मतलब चाहे आरोही क्रम में लिखें चाहे अवरोही क्रम में लिखें, इनके मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यही आपका होता है अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। अभाज्य गुणनखंड के आधार पर एचसीएफ तथा एलसीएम का मान ज्ञात करना। इसका जो है किस तरह से हम अभाज्य गुणनखंड के आधार पर एचसीएफ और एलसीएम निकालेंगे, इस विधि को सीखेंगे। इसके पहले जो है हम यह जानने की कोशिश करते हैं कि यह एचसीएफ और एलसीएम है क्या। एचसीएम महत्तम समापवर्तक और एलसीएम लघुत्तम समापवर्तक। तो पहले हम इसकी परिभाषा लिख लेते हैं और परिभाषा के बाद हम इसको समझते हैं कि किस तरह से अभाज्य गुणनखंडों के आधार पर किस तरह से हम इसको निकालेंगे। तो आप परिभाषा पहले लिखेंगे, हेडिंग डालेंगे क्या? एचसीएफ। ठीक है, महत्तम समापवर्तक। ठीक है, तो लिखेंगे 2 या 2 से अधिक संख्याओं का एचसीएफ, संख्याओं का एचसीएफ संख्याओं में प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड के सबसे छोटी घात के गुणनफल के बराबर होती है। ठीक बच्चों, यह परिभाषा आपने लिख लिया। चलिए दूसरी परिभाषा भी हम लोग लिख लेते हैं, उसके बाद इसको उदाहरण के द्वारा हम लोग समझेंगे। तो दूसरी जो है परिभाषा आप हेडिंग डालेंगे एलसीएम या लघुत्तम समापवर्तक। चलिए लिखिए 2 या 2 से अधिक संख्याओं का एलसीएम संख्याओं में संबद्ध प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड के सबसे बड़ी घात के गुणनफल के बराबर होती है। ठीक है बच्चों, यह परिभाषा है एचसीएफ और एलसीएम की। ठीक है, यहाँ पर ध्यान रखिए, यहाँ पर एचसीएफ को हमने जो है यहाँ पर लिख दिया है थोड़ा सा कि एचसीएफ में प्रत्येक उभयनिष्ठ की सबसे छोटी घात। ठीक है, और आपका एलसीएम में क्या है? जो संख्याएं हैं उससे संबद्ध प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड का सबसे बड़ी घात के गुणनफल के बराबर होता है। इन्हीं को हम थोड़ा समझने की कोशिश यहाँ पर करते हैं। जैसे हमने उदाहरण के द्वारा 2 उदाहरण लेते हैं। एक हम 6 संख्या ले लेते हैं और एक हम लेते हैं 20 संख्या। 6 और 20, हम 6 और 20 का हम 6 और 20 का एचसीएफ तथा एलसीएम निकालते हैं। किस तरह से इनका एचसीएफ और एलसीएम निकलेगा? तो पहले 6 क्या है? 6 एक भाज्य संख्या है बच्चों, 6 एक भाज्य संख्या है। इनका क्या निकालेंगे? अभाज्य गुणनखंड। तो 6 भाज्य संख्या का अभाज्य गुणनखंड कितना आएगा? ध्यान रखिएगा, इधर हम रफ कार्य करेंगे बच्चों। ये जो करने जा रहे हैं रफ कार्य करने जा रहे हैं,
यहाँ पे देखिए यह आपकी संख्या क्या है, यह आपकी संख्या 6 है। ठीक है, तो 6 को क्या करेंगे, 2 3 6, फिर ये आपका कितना है 6, तो 2 3 6, 3 क्या है 3, यह अभाज्य संख्या होगा। तो 6 का अभाज्य गुणनखंड कितना हुआ 2 और 3, तो 2 गुणे 3। ठीक है बच्चों, यह 6 का क्या हो गया 6 अभाज्य संख्या है, इसका जो है 2 और 3 क्या है अभाज्य गुणनखंड। चलिए उसी तरह से हम 20 का देखते हैं। 20 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा 20 का अभाज्य गुणनखंड बच्चों। तो 20 का अभाज्य गुणनखंड कैसे होगा, यहाँ पर देखिए 20 को भी उसी तरह से हम लोग भाग्य विधि से देखते हैं। यह रफ कार करेंगे बच्चों यहाँ पे। ठीक है, यह आपका 20 है। चलिए तो 20 को पहले आप 2 से काटेंगे, तो 2 1 कम 2 10 आ गया। फिर 2 से काटेंगे, 2 25 10, 5 क्या आ गया अभाज्य संख्या होगा, ये 5 से कटेगा और किसी संख्या से नहीं कटेगा। ठीक है, तो अब 20 का यह 20 क्या है 20 भाज्य संख्या है, तो 20 का अभाज्य संख्या क्या होगा 2 गुणे 2 गुणे 5, तो हो गया 2 गुणे 2 गुणे 5। ठीक है बच्चों, ये हमने क्या निकाला, जो आपने शुरू में जो परिभाषा आपने लिखा था, हाँ अंकगणित की आधारभूत प्रमेय, यही इसकी परिभाषा है बच्चों कि कोई भी भाज्य संख्या है उस भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर सकते हैं या लिख सकते हैं, यही आपकी परिभाषा है। तो यह 6 है, तो 6 को हमने क्या कर लिया 2 अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख लिया, 2 गुणे 3। किस तरह से यहाँ जो है हम रफ कार आपको बताया, तो उसी तरह से आपको करना है रफ कार। यहाँ लिखना इस तरह से क्लियर नहीं है। यहाँ पर 20 है, तो 20 को हमने किस तरह से लिखा 2 गुणे 2 गुणे 5। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम इन दोनों का हमें क्या निकालना है एचसीएफ निकालना है। तो चलिए इसका एचसीएफ इन दोनों का हम निकालते हैं। इन दोनों का पहले हम एचसीएफ निकालने की कोशिश करते हैं। एचसीएफ की आपने परिभाषा क्या लिखा था बच्चों, प्रत्येक उभयनिष्ठ, प्रत्येक उभयनिष्ठ शब्द है। उभयनिष्ठ का मतलब कॉमन। देखिए 2 संख्या है, इन 2 संख्या में जो उभयनिष्ठ हो, जो कॉमन हो, अर्थात जो इसमें भी हो और इसमें भी हो, इस गुणनखंड में भी हो और इस गुणनखंड में भी हो, जो कॉमन हो, पहली चीज उभयनिष्ठ। दूसरा सबसे छोटी घात क्या हो, सबसे छोटी घात का गुणनफल ही क्या कहलाता है एचसीएफ या महत्तम समापवर्त कहलाता। तो चलिए यहाँ देखिए, पहले जो है 6 का गुणनखंड 2 और 3 है और 20 का गुणनखंड 2 गुणे 2 गुणे 5। तो पहले हम उभयनिष्ठ खोजते हैं, इन दोनों में उभयनिष्ठ क्या है, कॉमन क्या है। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर यह 2 दिया है, यहाँ पर भी 2 और 2 है। ठीक है, यही 2 कॉमन है, यह 3 इसमें नहीं है, यहाँ तो 5 है लेकिन 5 यहाँ नहीं, अर्थात 3 और 5 कॉमन नहीं है। कॉमन क्या है, कॉमन 2। ठीक है, अब इसको घात के रूप में भी यहाँ लिख सकते हैं बच्चों, यहाँ ध्यान रखिए, यहाँ 20 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 5। तो यदि इसको हम घात के रूप में लिखें तो 1 2 है, तो इस 2 के ऊपर 2 घात गुणे 5, घात के रूप में भी लिख सकते हैं इसको। ठीक है, और यहाँ 2 गुणे 3 है। तो उभयनिष्ठ अर्थात इस दोनों में उभयनिष्ठ क्या है, उभयनिष्ठ 2 है। ठीक है, इसमें 3 है लेकिन 3 इसमें नहीं है, 5 इसमें है लेकिन 5 इसमें नहीं है, अर्थात 3 और 5 को हम नहीं लिख सकते। लिखेंगे किसको, केवल 2 को एचसीएफ में, क्योंकि जो उभयनिष्ठ हो, जो कॉमन हो, जो दोनों में हो, उसी को लिखना है। और उसका क्या लिखना है, उसकी सबसे छोटी घात। तो यह 2 कॉमन है और 2 की सबसे छोटी घात क्या है, सबसे छोटी घात 1 होती है। यहाँ तो 2 घातें 2 है और यहाँ क्या है, यहाँ 2 पर 1 घात है, यहाँ 3 पर 1 घात है, यहाँ 5 पर 1 घात है। तो 2 कॉमन है
और 2 की सबसे छोटी घात लिखनी है, तो 2 की सबसे छोटी घात क्या है, यही, ठीक है। अर्थात 6 और 20 का एचसीएफ होगा 2। ठीक है बच्चों, चलिए अब एलसीएम निकालते हैं इनका। एलसीएम लघुत्तम समापवर्तक। लघुत्तम समापवर्तक में देखिए क्या शब्द आया था, संबंध। अर्थात अब हम उभयनिष्ठ की बात नहीं करेंगे। महत्तम सम जो है लघुत्तम समापवर्तक में, फिर से इसको लिख देते हैं, यह आपका 2, 3 दूनी 6, यह 2, ठीक है, और यह 5, 2 दूनी 4 और 5 20। तो यह संख्या था बच्चों। अब ध्यान रखिएगा, एलसीएम में हमें क्या करना है। एलसीएम में तो हमने कॉमन ले लिया था, लेकिन एलसीएम में कॉमन नहीं लेना है। यहां दिया है संबंध जो दोनों में हो, इसमें भी हो और इस गुणनखंड में भी हो। ठीक है, चलिए तो समझ में आ गया। इसमें कॉमन था, जो दोनों में कॉमन हो वो लिखना था, और इसमें आपका लघुत्तम में क्या करना है, लघुत्तम में इसमें और इसमें दोनों का जो है, दोनों का गुणनखंड लिखना है। लेकिन कौन सा गुणनखंड लिखना है, सबसे बड़ी घात का। एचसीएफ में सबसे छोटी घात लिखना था, और आपका एलसीएम में सबसे बड़ी घात को लिखना है। सभी संख्याओं को लिखना है। जैसे हम यहां बात करते हैं, एलसीएम निकालते हैं बच्चों। यहां पे देखिए कौन कौन संख्या है, 2 है, और यहां भी 2 है। ठीक है, पहले इनको बड़े और घात छोटे घात के रूप में लिख लें। यहाँ 2 का 1 घात, 3 का 1 घात, और यहाँ लिख सकते हैं 2 2 बार है, तो 2 का घात गुणे 5 का 1 घात। ठीक है, अब देखिए अब इसका हम एलसीएम निकालते हैं। तो देखिए 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, दोनों में 2 है। ठीक है, लेकिन 2 का कौन सी घात लिखनी है, जो सबसे बड़ी घात हो वह लिखनी है। तो 2 में यहाँ 1 है, यहाँ 2 में 2 घात है, तो यह घात इस वाले घात से बड़ी है, तो यह वाली घात लिखनी है। अर्थात हमने 2 का 2 घात गुणे। अब देखिए अब यहाँ 3 है, 3 का 1 घात है, लेकिन यहाँ 3 नहीं है, लेकिन यहाँ 3 लिखेंगे क्योंकि 3 का 1 घात है। 3 के ऊपर घात रखे चाहे ना लिखें, बात वही है। उसी तरह से अब यहाँ कोई संख्या नहीं है, अब यहाँ क्या है, 5 है, तो यहाँ 5। अर्थात इसमें सभी संख्या को लिखना है, कोई संख्या छोड़ना नहीं है। आपका एलसीएम में क्या था, जो कॉमन था, जो उभयनिष्ठ था, उसी को लिखना था, और उसकी छोटी घात को लिखना था। इसमें क्या करना है, सभी संख्या को लिखना है, चाहे इसमें हो चाहे इसमें हो, कोई गुणनखंड छूट ना पाए, सभी संख्या को लिखना है। लेकिन जो कॉमन हो, जो उभयनिष्ठ हो, उनकी बड़ी संख्या लिखना है। जैसे 3 और 5, यह तो कॉमन नहीं है, इसमें 3 है लेकिन इसमें 3 नहीं है, इसमें 5 है लेकिन इसमें 5 नहीं है, तो 3 और 5 को तो हमने लिख लिया। लेकिन 2 वाली समस्या आती है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, तो कौन सा 2 लिखें, छोटी घात वाली या बड़ी घात वाली। तो एलसीएम में जो बड़ी घात होती है वह लिखा जाता है, और एचसीएफ में जो छोटी घात होता है वह लिखा जाता है, जो कॉमन होता है वह लिखा जाता है। ठीक है, इसमें कॉमन की बात नहीं। यदि कॉमन जो संख्या है उस संख्या में जो बड़ी घात है उसको लिखना है, और जो संख्या है उसको लिख देना है। अब इन्हीं का गुणनफल, ठीक है, तो इनका गुणनफल कर दीजिए। 2 का घात है तो 2 दूनी 4 गुणे 3 गुणे 5, तो गुणा करेंगे 4 3 12 और 12 25 60, यह आ गया 60। इनका क्या, एलसीएम। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से आपने देखा कि किस तरह से जो है 6 और 20 का एचसीएफ हम निकालते हैं, और किस तरह से 6 और 20 का हमने क्या निकाला, एलसीएम निकाला। इसी तरह से कोई भी संख्या हो, आप उस संख्या का जो है एचसीएफ और एलसीएम आराम से, आसानी से निकाल सकते हैं। यहाँ पर एक चीज और बच्चों समझना है,
यदि दो संख्याएं हैं, जैसे हमने यहाँ पर दो संख्याएं था, एक 6 है और दूसरा 20 है, तो यह तो हमें दो देख लिया जो है एचसीएफ किसे कहते हैं, एलसीएम किसे कहते हैं। एक तीसरा बिंदु भी हम लोग देखेंगे, ठीक है। तीसरा बिंदु क्या है उसकी परिभाषा देखें, एचसीएफ कोष्टक में हम लिख देते हैं ए गुणे बी। ए गुणे बी का मतलब यदि दो संख्याएं गुणे एलसीएम, यहां भी लिख सकते हैं ए गुणे बी, अर्थात दो संख्या, यह बराबर होता है, ठीक है। बराबर के बाद यहां लिख देते हैं, उधर स्पेस नहीं है, ठीक है। यह बराबर होता है ए गुणे बी। यह एक फार्मूला होता है बच्चों, ठीक है। यह एक फार्मूला होता है, ठीक है। एचसीएफ क्या, महत्तम समापवर्तक। यदि दो संख्याएं हों तो उनका महत्तम समापवर्तक तथा लघुत्तम समापवर्तक में यदि गुणा कर दिया जाए, ठीक है, वह गुणा बराबर होगा जो दोनों संख्याएं दिया है, यदि उनका गुणा कर दिया जाए तो वह दोनों संख्याएं बराबर होंगी। कैसे, यहाँ देखिए हम क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए यह परिभाषा हमने लिख दिया कि एचसीएफ ए गुणे बी, अर्थात यह दो संख्या है, एक यह ए है दूसरा बी है, ए 6 है और बी क्या है 20 है, ठीक है। तो इसका एचसीएफ क्या आया था, इसका एचसीएफ 2 आया था, 2 गुणे इनका एलसीएम, इनका एलसीएम, तो एलसीएम इनका क्या आया था बच्चों 60। यह बराबर होगा ए गुणे बी के, तो ए क्या है, ए 6 है गुणे बी क्या है 20। गुणा कर दिया जाए यदि तो 60 में 2 का गुणा करेंगे कितना आएगा 120। उसी तरह से 6 में 20 का गुणा कर दिया जाए तो कितना आएगा 120, दोनों तरफ, ठीक है। LHS बराबर RHS, बाएं वाला पक्ष दाएं वाले पक्ष के क्या है, बराबर है, ठीक है। यही फार्मूला है कि एचसीएफ यदि दो संख्याएं हो, यह दो संख्या पर निर्भर करता है बच्चों, तीन संख्या पर यह सूत्र लागू नहीं होता। तो यदि दो संख्याएं हो तो दो संख्याओं का एचसीएफ गुणे दो संख्याओं का एलसीएम गुणा कर देंगे, ठीक है। जो आएगा वह जो दो संख्याएं दिया है उनको भी आपस में यदि गुणा कर देंगे तो वह इनके बराबर होगा, जैसे हमने यहाँ पर निकाला। तो यह एक क्या होता है, यह एक फार्मूला होता है, इसको भी आप लोग नोट कर लेंगे। अब इस फार्मूले के आधार पर दो और परिभाषा हम लोग बना सकते हैं, किस तरह से, तो देखिए चलिए अभी हमने एक परिभाषा जो है लिखा था, यहाँ पे लिख देते हैं। यह लिखे थे एचसीएफ ए गुणे बी गुणे हमने लिखा था एलसीएम गुणे ए गुणे बी और बराबर हमने लिखा था ए गुणे बी। यही परिभाषा हमने ऊपर लिखा था, ठीक है। तो यदि जो है हमें एलसीएम निकालना हो या एलसीएम निकालना हो तो क्या हो जाएगा, तब एक सूत्र यह हो जाएगा या एलसीएम, या जो चूंकि ए गुणे बी यहाँ दिया है, दो संख्या दिया है, यह बराबर होगा बच्चों यह ए गुणे बी, ठीक है। अब यहाँ देखिए यहाँ इंटू में है, गुणे का मतलब इंटू है, तो जब इंटू में होता है तो यह दोनों इंटू में है, ठीक है। यह मान निकालना है तो यह बराबर किधर ए गुणे जो है ए गुणे बी है, लेकिन अब इसको बराबर के उधर करना है, इन्हीं का मान निकालना है, तो यह बराबर इसको बराबर के उधर करना है, यह इंटू में है गुणे में है, जब बराबर के उधर जाएगा तो यह बटे में हो जाता है, भाग में हो जाता है, अर्थात ए गुणे बी बटे क्या हो जाएगा, बटे एचसीएफ ए गुणे बी। यह एक फार्मूला, ठीक है बच्चों। इसी तरह से यदि फार्मूला है तो हमने एलसीएम का मान निकाला, यदि हमें एचसीएफ का मान निकालना हो तो एचसीएफ का मान कैसे ज्ञात करेंगे, एचसीएफ ये इसका मान निकालना हो, एचसीएफ ए गुणे बी,
इसका मान ज्ञात करना हो तो क्या होगा बच्चों, यह बराबर क्या है, ए गुणे बी है, तो ए गुणे बी, ठीक है, और ये क्या है, यह गुणे में है तो यह कहाँ आ जाएगा, बट्टे में आ जाएगा, तो यह बट्टे एलसीएम गुणे ए गुणे बी, यह फार्मूला, ठीक है, एक फार्मूला ये बन गया बच्चों। ठीक है, आगे चलते हैं बच्चों। चलिए बच्चों आगे हम देखते हैं कि यदि तीन संख्याएं दिया हो, यदि तीन संख्याएं दिया हो तो तीन संख्या मान लीजिए तीन धनात्मक पूर्णांक, तीन धनात्मक पूर्णांक पी, पी, क्यू और आर, यह तीन धनात्मक संख्याएं हो, ठीक है, तो क्या होगा, तो जब तीन धनात्मक पूर्णांक संख्या होता है बच्चों तो यह जो आपका है, ठीक है, एचसीएफ, यह एचसीएफ, ठीक है, यह आपका तीन संख्याएं है P गुणे Q गुणे R, ठीक है, गुणे एलसीएम, एलसीएम गुणे P गुणे Q गुणे R, ठीक है बच्चों, यह बराबर है P गुणे Q गुणे R, ठीक है, यह नॉट बिलोंग P Q R, अर्थात यह जो संख्या आपका दिया है एचसीएफ और एलसीएम, तीन संख्याएं जब हों तो यह तीन संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम, ठीक है, इन तीन संख्याओं के गुणनफल के बराबर नहीं होता। जैसे कि आपने पहले देखा था दो संख्याओं में कि एचसीएफ गुणे जो है एलसीएम, एचसीएफ गुणे एलसीएम बराबर ए गुणे बी था, लेकिन यहाँ यह संख्या नहीं होगा, यहाँ इसके बराबर नहीं होगा, ठीक है बच्चों, तो एक सूत्र यह ध्यान रखिएगा। दूसरा कि यदि आपके तीन संख्याओं का एचसीएफ निकालना हो, यदि तीन संख्याओं का एचसीएफ निकालना हो तो मान लीजिए एचसीएफ P गुणे Q गुणे R, एचसीएफ निकालना हो तो क्या होगा बच्चों, तो यह होगा, ध्यान रखिएगा, P गुणे Q गुणे R, ठीक है, गुणे एचसीएफ निकालना है बच्चों तो यहां लिखेंगे एलसीएम, और एलसीएम किसका निकालेंगे, तीनों का, P Q और R, ठीक है। आप ध्यान रखिए बट्टे, बट्टे क्या हो जाएगा यहाँ पे, बट्टे यहाँ पर ध्यान देखिए बच्चों, ठीक है, एचसीएफ निकालना है तो यहाँ पे P गुणे Q गुणे R गुणे एलसीएम तीनों का P Q R। अब यहाँ पे देखिए, अब फिर हम एलसीएम निकालेंगे, लेकिन किसका, एलसीएम, एक बार P और Q का, एलसीएम P गुणे Q, फिर गुणे, फिर एलसीएम, किसका एलसीएम, P और Q का निकालिए। अब दूसरी बात Q और R का, Q गुणे R, फिर तीसरी बात फिर एलसीएम निकालेंगे, किसका बच्चों, R और P का, R और P, यह फार्मूला होता है बच्चों, ठीक है। चलिए उसी तरह से यह एचसीएफ का था तो उसी तरह से आप एलसीएम का भी फार्मूला लिख सकते हैं। यदि हमें एलसीएम निकालना हो, एलसीएम तीन संख्याओं का एलसीएम निकालना हो P Q R का, ठीक है, तो कैसे होगा, तो वही पहले तीन संख्याएं आप गुणा करेंगे, P गुणे Q गुणे R गुणे, ठीक है, गुणे क्या करेंगे, अब एचसीएफ, किसका एचसीएफ निकालेंगे, तीनों संख्याओं का, P गुणे Q गुणे R, तीनों संख्या का एचसीएफ निकालेंगे, ठीक है, बट्टे अब इन दो संख्या का
पहले P और Q का क्या निकालेंगे, HCF। तो यहाँ लिखेंगे HCF किसका, दो संख्या का, P गुणे Q, फिर गुणे का निशान लगाएंगे, पुनः HCF लिखेंगे। अब इस बार P और Q का हो गया, अब दूसरी बार Q और R का निकालेंगे, Q और R, तो Q गुणे R गुणे पुनः HCF लिखेंगे, HCF। अब कोष्टक में अब देखिए, अब एक बार P और Q का निकालें पहली बार, दूसरी बार मैंने क्या निकाला, Q और R का निकाला। अब तीसरी बार R और P का निकालेंगे, R और P का, तो यहां लिख देंगे R गुणे P। ठीक है बच्चों, तो यह जो है आपका एक परिभाषा ये हो गया। ठीक है बच्चों, यह परिभाषा, ठीक है, एक परिभाषा यह बन गया आपका। तीन संख्याएं यदि हो, एक परिभाषा यह बन गया आपका, ठीक है, दो परिभाषा, एक परिभाषा यह है आपका। तो तीन संख्याओं के लिए आपने तीन परिभाषा देख लिया। अब चले कुछ एक दो और परिभाषाएं, एक दो और आपके फार्मूला है, ठीक है, ये सब फार्मूला आपने देखा, तो और फार्मूला है, उन फार्मूलों को भी हम लोग देख लें यहाँ पे। यदि बच्चों आपका इस तरह की संख्या दिया हो P, ठीक है, बटे Q, ठीक है, तथा R बटे S, इस तरह से संख्या दिया हो, इनका HCF और LCM निकालना हो बच्चे, तब क्या करेंगे, P बटे Q तथा R बटे S का LCM। यदि जो है आपके बटे में हो, यदि आपका धनात्मक पूर्णांक, चार धनात्मक पूर्णांक है P, Q, R, S, इस तरह से चार यदि धनात्मक पूर्णांक हैं, इन चार धनात्मक पूर्णांकों का, ठीक है, इस तरह से बटे के रूप में हो, तो उनका हम LCM या HCF कैसे निकालेंगे बच्चों, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, यदि इनका हमें HCF निकालना है या LCM निकालना है तो कैसे निकालेंगे, तो ध्यान रखिए PQ तथा RS का LCM यह बराबर होगा, यह जो ऊपर वाला है बच्चों P और R, ठीक है, तो यहां लिखेंगे P तथा R का LCM, ऊपर का LCM निकालेंगे बट्टे यह नीचे जो दो संख्याएं हैं Q और S, Q तथा S का क्या निकालेंगे, HCF। इस तरह से बच्चों इसकी परिभाषा, सूत्र होगा, फार्मूला होगा, ध्यान रखिएगा। इसका ट्रिक जो है क्या है, किस तरह से याद करें, कंफ्यूज ना करें, कौन सा जो है आपका LCM ऊपर होगा कि HCF ऊपर होगा, इस तरह से कंफ्यूजन आप ना करें। तो यहाँ ध्यान रखिए P बटे Q तथा R बटे S, यह जो ऊपर वाला है, यहाँ हमने लिख दिया P तथा R। यहाँ चूंकि LCM निकालना है तो ऊपर LCM जो कर दीजिए और नीचे जो संख्या हो Q और S, ठीक है, उसको LCM कर दीजिए, ठीक है। चलिए, अगर हम इसका P बटे Q तथा R बटे S का LCM न निकालकर HCF निकालना हो बच्चों, तब HCF, इनका HCF निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, ठीक है, वही चेंज कर देना है। अब हमें क्या निकालना है, HCF निकालना है, तो ऊपर वाली जो संख्या है P और R, चूंकि HCF पूछ रहा है, HCF निकालना है, तो जो पूछ रहा है उसको ऊपर लिख दें HCF, ठीक है, और फिर Q और R नीचे, S नीचे दिया है तो Q तथा S नीचे लिख दीजिए। अब चूंकि HCF पूछ रहा है, HCF आपने ऊपर लिख दिया, तो बचा क्या, LCM, तो LCM नीचे लिख दीजिए, LCM।
किस तरह से बच्चों, यह फार्मूला हो गया। और जो प्रश्नावली है बच्चों 1.2, उसके हमने सभी फार्मूले देख लिए हैं और इन्हीं फार्मूले के आधार पर किस तरह से यह प्रश्नावली हल होगा, ठीक है, उसका अध्ययन हम लोग करेंगे। क्योंकि आज समय तो मिल नहीं पाया कि आपके प्रश्नावली को हल किया जाए। चलिए अगले वीडियो में हम लोग 1.2 की प्रश्नावली को हल करेंगे। और आज हमने प्रश्नावली 1.2 की जितनी परिभाषाएं हैं और इनसे संबंधित जितनी भी फार्मूले हो सकते हैं उन फार्मूलों का हमने अध्ययन किया। और मैथ के अगले वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 1.2 के प्रश्नों को हल करेंगे। किस तरह से इस फार्मूले को उनको हल किया जाएगा, इसको हम सीखेंगे, उसका अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।